नमस्कार एवरीवन। सो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपने कहते हैं, ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा होगा, वियतनाम क्राइसिस। क्लियर। वियतनाम आपको पता है आज के टाइम पे लोग जाते भी है वियतनाम वगैरह घूमने। क्लियर। लेकिन उसकी कहानी कुछ अलग ही थी। किस तरह वियतनाम ने आज़ादी प्राप्त की वो सब अपने आज वियतनाम क्राइसिस में देखेंगे। क्लियर। हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा वियतनाम क्राइसिस के बारे में। कोल्ड वॉर सिचुएशन में वियतनाम एक भारी विक्टिम बना था उस वक्त का। अमेरिका एंड कम्युनिस्ट जो सोवियत की आइडियोलॉजीज थी उनके बीच में वियतनाम के पीपल को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था और उसी की कहानी है वियतनाम क्राइसिस। ये चला था 1954 से लेके 75 तक। आप समझ सकते हो 20 साल से ऊपर तक का ये चला था सिलसिला, और उसमें वहां के पब्लिक ने कितना भुगता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वियतनाम क्राइसिस का बैकग्राउंड क्या है। क्लियर। वियतनाम जैसे कि आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया में है। कहां पे है? साउथ ईस्ट एशिया में, कंबोडिया लाओस के पास में है वियतनाम। अपने मैप में देखेंगे भी, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं वियतनाम का। देखिए वियतनाम जो था ना वो एक टाइम पे फ्रेंच कॉलोनी था। जैसे इंडिया आपको पता है ब्रिटिश कॉलोनी था, वैसे वियतनाम कौन सी कॉलोनी था? फ्रेंच कॉलोनी था भाई। क्लियर। बट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वियतनाम किसके इन्फ्लुएंस में आया? जापान। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान काफी पावरफुल हो गया था और सिंगापुर तक पहुंच गया था। तो जापान ने उस वक्त फ्रांस को भी हराया था और वियतनाम को आजादी दिलवा दी थी। लेकिन देखो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है आजादी की भी। जापान ने भले ही फ्रेंच को हरा के वियतनाम को कुछ टाइम के लिए आजादी दिलवा दी, लेकिन जापान ने कहा था कि अगर आजादी मिली है तो हमारी वजह से मिली है भाई। तो आने वाले टाइम पे वियतनाम में जापानी कल्चर स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि जितना जापानी कल्चर स्प्रेड होगा उस वक्त उतना ही आपको पता होगा कि जापानी प्रोडक्ट्स बिकेगी। तो जापान का इन्फ्लुएंस आना शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। लेकिन आपको पता है कि अमेरिका ने जापान में 2 एक्लर्स डाली थी, मतलब एटम बम। उसके कारण जापान भी हारा और वापस से वियतनाम किसकी कॉलोनी बन गया? अगेन फ्रांस की। लेकिन हाँ, अब वियतनामीज लोग पूरी तरह अलार्म्ड हो गए थे। उनको भी पता चल गया था कि इंडिपेंडेंस किसको कहते हैं। तो जब फ्रेंच कॉलोनी थी उसके बाद जापान आए, तो उस वक्त वहां के एक लीडर थे जिसका नाम था हो चिन मिन। क्या नाम था? हो चिन मिन, जो वियतनाम के लीडर थे। हो चिन मिन ने जापान के खिलाफ भी फाइट दी थी, एंड जब जापान हार गया तो वापस से फ्रांस आ गए वियतनाम में। तो ऑल्सो फोर्ट अगेंस्ट दी फ्रांस। और हो चिन मिन जो थे वो कम्युनिस्ट थे। कौन थे? कम्युनिस्ट। तो हो चिन मिन को सपोर्ट मिल रहा था कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत का। इसका? सोवियत का। और जैसे ही सोवियत हो चिन मिन को सपोर्ट देते हैं इस लड़ाई में, क्लियर, तो अमेरिका ऑफ कोर्स किसको सपोर्ट देगा? फ्रांस को। क्लियर। लेकिन क्लास होता क्या है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाइयाँ चलती है और उसके बाद वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वियतनाम को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 1954 में वियतनाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब यहां से कहानी शुरू होती है अपनी वियतनाम क्राइसिस की। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड समझाया है। क्लियर। कि पहले फ्रांस था, फिर जापानियों ने उनको हराया, फिर जापान खुद हार गया, वापस से फ्रांस आ गया। वियतनाम के लोगों ने फ्रांस को भी पूरी तरह लड़ाई दी आजादी के लिए। जैसे भारत ब्रिटिशर्स को लड़ाई दे रहा था उस वक्त, तो वैसे वियतनाम लोग भी फ्रांस को लड़ाई दे रहे। फाइनली वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड करने में आया 1954 में, और यहां से शुरुआत होती है वियतनाम क्राइसिस। तो चलिए आगे। मैंने बताया ये फ्रेंच कॉलोनी वगैरह था। प्लस 1954 में वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको अपने कहते हैं जेनेवा एकॉर्ड्स। कौन सा एकॉर्ड्स? जेनेवा एकॉर्ड्स। ये ऊपर का पार्ट था
नॉर्थ वियतनाम और नीचे का पार्ट था साउथ वियतनाम। आपको पता है ना, कोरिया को भी इस तरह डिवाइड किया था, जर्मनी को भी इस तरह 2 पार्ट में डिवाइड किया था। क्लियर? तो वैसे वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। साउथ वियतनाम में कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस था। कौन सा इन्फ्लुएंस था? कैपिटलिस्ट। जबकि नॉर्थ वियतनाम में इन्फ्लुएंस था कम्युनिस्ट। क्लियर? इसलिए नॉर्थ वियतनाम के जो लीडर बने वो थे हो चिन मिन, ये नॉर्थ वियतनाम के लीडर बने। और साउथ वियतनाम के जो लीडर बने, नाम अजीब है भाई, निगो दिम दिन। हो चिन मिन मैंने पहले ही बताया कम्युनिस्ट थे, और निगो दिम दिन कौन सी आइडियोलॉजी के थे? कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के। क्लियर? इसलिए साउथ वियतनाम जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में था उसको यूएसए का सपोर्ट मिल रहा था। किसका सपोर्ट मिल रहा था? यूएसए का। अब हुआ क्या, देखिए यहां से कहानी शुरू होती है। नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम के लीडर थे हो चिन मिन, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, जबकि ये जो थे साउथ वियतनाम के निगो दिम दिन, ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस में थे और करप्टेड थे, थोड़े नहीं कुछ ज्यादा ही करप्टेड। इसलिए साउथ वियतनाम के जो लोग थे वो भी किसके साथ जुड़ना चाहते थे? नॉर्थ वियतनाम के साथ, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम में लीडर अच्छा है। क्लियर? नॉर्थ वियतनाम में जो लीडर है वो कौन था? फ्रीडम फाइटर थे। दैट्स व्हाई साउथ वियतनाम के लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि हमें निगो दिम दिन के अंडर में नहीं रहना। तो यहां पे अब जिनेवा एकॉर्ड्स की वजह से 2 चीज हुई, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में अच्छी अच्छी चीजें होने लगी, इक्वालिटी आने लगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने लगे, क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे वहां पे, एंड पब्लिक को फूड ये सब मिलने लगा। जबकि साउथ वियतनाम जो निगो दिम दिन के अंडर में था, क्लियर, और निगो दिम दिन जो साउथ वियतनाम के थे, निगो दिम दिन जो साउथ वियतनाम के थे वो खुद कैथोलिक थे। कौन थे? कैथोलिक। यहाँ पे जो निगो दिम दिन बताया मैंने वो खुद एनजीओ नहीं है, निगो दिम दिन है, वो कैथोलिक थे। इसलिए वो लोग बुद्धिस्ट पे अत्याचार करते थे, बुद्धिस्ट को एलिमिनेट करने में आता था, इसलिए पब्लिक परेशान थी, करप्शन भी था। तो ये निगो दिम दिन जो थे नॉन पॉपुलर लीडर थे। इससे साउथ वियतनाम की पब्लिक भी किसके साथ जुड़ना चाहती थी? नॉर्थ वियतनाम के साथ। क्लियर? नॉर्थ वियतनाम के लीडर हो चिन मिन को लगा कि अमेरिका कौन होता है हमारे साउथ वियतनाम वालों को परेशान करने वाला, और क्यों पूरे वियतनाम को बांट के रखा है, जबकि फ्रांस के खिलाफ, जापानियों के खिलाफ पूरा वियतनाम लड़ा था। इसलिए यहां पे शुरुआत हुई द फाइट बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। इसके बीच में फाइट शुरू हुई, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम के लीडर हो चिन मिन, जिनको सपोर्ट मिल रहा था सोवियत का, साउथ वियतनाम को सपोर्ट मिल रहा था यूएसए का। यहाँ पे देखिए ये रहा आगे, हाउ नॉर्थ वियतनाम वॉज डिफरेंट फ्रॉम द साउथ वियतनाम। मैंने बताया कि नॉर्थ वियतनाम में केओस वगैरह नहीं था, जबकि साउथ वियतनाम में केओस था, करप्शन था, किलिंग ऑफ बुद्धिस्ट था, ये सब हो रहा था, जिसके कारण रिजल्ट इनटू द सिविल वॉर। बस ये देखो, ये हो चिन मिन है और ये निगो दिम दिन है ना। अब सिविल वॉर की शुरुआत किस तरह हुई? साउथ वियतनाम में जो पब्लिक थी वो जुड़ना चाहती थी नॉर्थ वियतनाम के साथ। इससे साउथ वियतनाम में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था वियत कांग्रेस। क्या नाम था? वियत कांग्रेस। कब बनी? 1960 के अंदर। कब बनी? 1960 के अंदर फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन बनी साउथ वियतनाम में, वियत कांग्रेस, सपोर्टेड बाय हो चिन मिन। हो चिन मिन को लगता था कि हमारे भाइयों को ये निगो दिम दिन के लोग परेशान कर रहे हैं, दैट्स वाई उसने इस वियत कांग्रेस को सपोर्ट किया। और वियत कांग्रेस क्या थी? एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था। क्या था ये? सेपरेटिस्ट
insurgency wanted to join with North Vietnam. तो वियत कांग्रेस ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, क्लियर, जो नॉर्थ वियतनाम के साथ जुड़ना चाहती थी, उसने क्या किया, साउथ वियतनाम में निगो दिम दिन के खिलाफ आवाज उठाई। निगो दिम दिन को सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका का, आवाज उठाई और मारम मारी शुरू हो गई, सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ गई, क्लियर। अब हो चिन मिन को क्योंकि सपोर्ट किसका मिल रहा था, सोवियत का मिल रहा था, इसे यूएसए को लगा कि हमें भी अब निगो दिम दिन को अच्छे से सपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से फाइट शुरू होती है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम की, क्योंकि निगो दिम दिन कहते हैं कि ये वियत कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा है हो चिन मिन का, जो नॉर्थ वियतनाम का लीडर है, और यही सब कुछ करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या शुरू हो गई, फाइट शुरू हो गई, यहाँ पे यूनिफाइड वियतनाम। इसलिए क्लास यूएस ने इंटरफियर करना शुरू किया। यूएस ने साउथ वियतनाम में निगो दिम दिन को हेल्प पहुंचानी शुरू की, क्योंकि निगो दिम दिन कैपिटलिस्ट माइंडेड था और यूएसए को डर था कोल्ड वॉर की सिचुएशन में कि कम्युनिज्म कहीं हर एक जगह फैल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको पता है कोल्ड वॉर सिनेरियो में यूएसए ने एक नारा दिया था, डोमिनो इफेक्ट। उसमें क्या था कि देखो धीरे धीरे सब लोग कम्युनिज्म के शिकंजे में आ रहे थे, कोरिया भी आ रहा था, वियतनाम भी आ रहा था, कैम्बोडिया, लेओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, देन इंडिया भी आने वाले टाइम पे पता है सोशलिस्ट टाइप की चीजें अपनाता है। तो इनको डर था यूएसए को, एक जगह अगर कम्युनिज्म आ जाता है तो वो सभी जगह कम्युनिज्म को लेके आता है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जिसको कहते हैं, क्लियर। इसलिए यूएसए ने साउथ वियतनाम को हेल्प पहुंचानी शुरू कर दी। नेक्स्ट, कौन कौन से प्रेसिडेंट्स थे यूएसए में, क्योंकि 21 साल का ये समय था। सबसे पहले थे एसेनहोवर, जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ साउथ वियतनाम में क्लियर मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू की वहां पे लोगों को अगेंस्ट द वियत कांग्रेस, क्योंकि इनको भी रोकना था कम्युनिज्म को। फिर आए जॉन एफ कैनेडी जिसको बोलते हैं। देखो अब क्या हुआ, जो निगो दिम दिन थे, क्लियर, वो अनपॉपुलर चीजें कर रहे थे, इसलिए साउथ वियतनाम के लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए वो जुड़ना चाहते थे नॉर्थ वियतनाम के साथ। निगो दिम दिन अनपॉपुलर, पीपल वांटेड टू ज्वाइन नॉर्थ वियतनाम, इसलिए कैनेडी साहब को लगा कि ये निगो दिम दिन साला बहुत बोल रहा है, इसको हम समझा के थक गए कि भाई मत अत्याचार कर पब्लिक पर, अत्याचार तू कर रहा है, पब्लिक नॉर्थ वियतनाम के साथ जुड़ना चाह रही है। निगो दिम दिन ने कहा मैं किसी की बात नहीं मानता, सदाम हुसैन बनने की कोशिश की, और जब कभी भी कोई सदाम हुसैन बनता है, ठीक है, तो अमेरिका उसकी क्या हालत करता है। अमेरिका यही कहता है भाई तू मेरे सपोर्ट से लीडर बना है। निगो दिम दिन किसकी वजह से लीडर बना था, अमेरिका की सपोर्ट से लीडर बना था, तो हमारी बात माननी पड़ेगी। निगो दिम दिन ने मानी नहीं, असैसिनेटेड। अमेरिका ने उड़ा दिया, क्लियर। लेकिन फिर भी साउथ वियतनाम के लोग अब डिमांड करने लगे थे कि हमें नॉर्थ वियतनाम के साथ ही जुड़ना है, और अमेरिका इस चीज के लिए रेडी थी। अमेरिका कह रहा था कि भाई क्यों जुड़ना है नॉर्थ वियतनाम के साथ, क्यों जुड़ना है, हम आपको सब चीज दे रहे हैं ना। लेकिन साउथ वियतनाम के लोग बोलते थे नहीं, नॉर्थ वियतनाम में हमारे भाई है, वहां पे वियतनामीज कल्चर है, तो वियतनाम को यूनिफाइड करो। अमेरिका नहीं चाहता, इसलिए जॉनसन जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने, उनका दिमाग घुमा, उन्होंने वियत कांग्रेस के खिलाफ यूएस आर्मी को भेजना शुरू किया। डायरेक्ट अब यूएस आर्मी बीच में आएगी और वियत कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी, क्योंकि ये वियत कांग्रेस के लोग ही लोगों को भड़का रहे हैं साउथ वियतनाम में, और यहाँ पे हमारा मारिया वापस से शुरू हुई
मैंने लिखा है जॉनसन। एग्जाम ओरिएंटेड में आपको सभी प्रेसिडेंट का नाम लिखना जरूरी है। प्लस अमेरिका ने अपना एटम बम तो जापान में फोड़ा ही था, यहाँ पे भी उन्होंने कोई कम कसर नहीं छोड़ी थी। कहते हैं यहाँ पे एटलीस्ट 30 लाख लोगों को मारा गया है। क्या हुआ था, जब जॉनसन जी ने पूरे नॉर्थ वियतनाम में बॉम्बार्डिंग करना शुरू किया, वियत कांग्रेस के लोगों को मारना शुरू किया, यूएस आर्मी डायरेक्टली इन्फिल्ट्रेट करने लगी। क्लियर। और साथ साथ में कंबोडिया और लाओस को भी उड़ाया अमेरिका ने, क्योंकि आप यहां पे मैप में देख सकते हो, ये देखो लाओस है, ये है कंबोडिया, और यहां पे है नॉर्थ वियतनाम। अमेरिका को ऐसा था कि ये हो चिन मिन के इंसान जो है वो कंबोडिया और लाओस से अंदर जाते हैं। क्लियर। और ये लाओस और कंबोडिया की हेल्प से हो चिन मिन क्या करता है, साउथ वियतनाम में वेपन्स भेजता है। डायरेक्ट तो यहां से नहीं भेज पाएगा, ये तो बॉर्डर है, इसलिए हो चिन मिन क्या करता था, लाओस और कंबोडियन लीडर्स की मदद से साउथ वियतनाम में वेपन्स पहुंचाता था। क्लियर। इसलिए यूएस आर्मी ने डायरेक्टली अंदर इंटरफियर देना शुरू किया। क्लास। लेकिन वियतनाम के लोग भी होशियार थे। वियतनाम के लोगों ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसको अपने कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। जंगल एरिया था वियतनाम, और साउथ वियतनाम तो पूरा जंगल एरिया था, और साउथ वियतनाम के लोग नॉर्थ वियतनाम वालों के साथ जुड़ना चाहते थे। दैट्स वाई यहां पे जो जॉनसन ने जितनी भी डायरेक्टली आर्मी भेजी थी अंदर, वियतनाम के लोगों ने क्या किया, जंगलों के अंदर टनल्स बनानी शुरू की, वियत कांग्रेस के लोगों ने। और साउथ वियतनाम की पब्लिक भी साथ में थी वियत कांग्रेस के, अंदर टनल्स बनानी शुरू की। इससे यूएस आर्मी, ये देखो यूएस आर्मी यहाँ पे घूमती रहती थी, ये लोग टनल में रहते थे और मारते थे और वापस से टनल में घुस जाते थे, लोगों को मारते थे और टनल में घुस जाते थे। यूएस आर्मी पर अटैक करते थे, टनल में घुस जाते थे, और यूएस आर्मी जैसे ही टनल में घुसने की कोशिश करती थी, ठीक है, ये लोग उनको दबोच लेते। इतना भीषण वॉर चला, और इसकी असर अमेरिका में हो गई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने लोगों को पकड़ पकड़ के, युवाओं को पकड़ पकड़ के कहा कि आप लोगों को वियतनाम में लड़ना है, पकड़ पकड़ के। अमेरिकन लोगों ने कहा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों हमारी युवाओं की जान आपके कोल्ड वॉर के लिए दाव पे लगा रहे हो, आप कम्युनिज्म को स्प्रेड नहीं करना चाहते, इसका मतलब अमेरिकन युवाओं जाके जान दे दे अपनी। अमेरिकन गवर्नमेंट कहती थी नहीं, युवाओं को कॉलेज वगैरह से पकड़ती थी, 20-25 दिन की ट्रेनिंग देती थी और वियतनाम में डाल देती थी लड़ने के लिए। वियतनामी लोग उनको मार डालते थे। अमेरिकन यूथ्स परेशान हुए। अमेरिकन यूथ्स को लगा कि यार ये तो हमारी ही गवर्नमेंट हैवान बन चुकी है ईगो के कारण, इसलिए अमेरिका में जो यूथ्स थे उनके अंदर एक न्यू कल्चर की शुरुआत हुई जिसको अपने कहते हैं ड्रग्स कल्चर, हिप्पी कल्चर। ड्रग्स को ये सब करने लगे अमेरिकन यूथ्स, क्योंकि उनको ऐसा था कि आज नहीं तो कल वियतनाम में जाके मर ही जाना है, इससे वो लोग मस्त मस्त जाके ड्रग्स वर्ग्स एकदम अफीम गांजा फूकने लगे। और उसमें अपना एक इंडियन गया वहाँ पे, और उन्होंने लोगों को एक नवी मूवमेंट सिखाई कि अगर नशा करना ही है तो भक्ति का। कौन थे? इस्कॉन। कौन थे? इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के हेड, क्लियर, प्रभुपाद जी, वो वहाँ पे गए और कहा कि नशा करना ही है तो भक्ति का करो। इसलिए आज की तारीख में भी इस्कॉन में आप देखोगे तो ज़्यादा फॉरेनर्स अमेरिकन लोग, क्योंकि अमेरिकन लोगों ने ड्रग्स कल्चर की शुरुआत कर दी। इंडिया का वही सोचे ना, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए इस पे आते हैं। और अमेरिका ने वियतनामी लोगों को परेशान करने के लिए एक चीज का यूज किया, एजेंट ऑरेंज। इसका यूज किया एजेंट ऑरेंज। ये दिखाता हूं मैं, ये देखो अमेरिकन फाइटर्स एजेंट ऑरेंज फेंक रहे हैं जंगलों के अंदर, वियतनामी जंगलों के अंदर। उनका मन एटम बम से तो भरा नहीं था, ये भी एजेंट ऑरेंज फेंकना भी शुरू किया। एजेंट ऑरेंज एक केमिकल था, जैसे ही आप जंगलों पे डालेंगे, क्लियर, जंगल में एक काइंड ऑफ एसिड है ये, जैसे ही अपने जंगलों में डालेंगे जंगल अपने आप जल जाए, और जंगलों के अंदर जो लोग रहते होते हैं क्लियर, वो भी जलना शुरू हो जाए, काइंड ऑफ जो तेजाब टाइप की चीज। इसलिए आप देख सकते हो, ये देखो बेचारा लड़का,
लेकिन फाइनली यहां पे मैंने लिखा है अमेरिका ने लॉस्ट क्यों किया वॉर। सबसे पहले वियतनामी लोगों ने यूज किया टेट ऑफेंसिव। टेट ऑफेंसिव मतलब मैंने बताया गोरिल्ला वॉरफेयर एंड टनल्स। दूसरी चीज कि अमेरिका ने ही जब अपने यूथ्स को वहां पे भेजना शुरू किया वियतनाम में, तो अमेरिकन यूथ्स खिलाफ हो गए अपनी ही गवर्नमेंट के। प्लस साउथ वियतनाम के लोग ही नॉर्थ वियतनाम के साथ जुड़ना चाहते थे। मतलब यूएस आर्मी आती थी साउथ वियतनाम में, क्लियर, तो साउथ वियतनाम की जो पब्लिक थी वही जुड़ना नहीं चाह रही है अमेरिका के साथ, इसलिए अमेरिकन सोल्जर्स को हेल्प नहीं मिल रही। व्हाट दी हेल्प, उनको एक कहते हैं ना असिस्टेंस नहीं मिल रहा था वहां की लोकल पब्लिक का, क्योंकि साउथ वियतनाम की पब्लिक तो नॉर्थ वियतनाम के साथ जुड़ना चाह रही है। और एक चीज कि एक टाइम पे अमेरिका ने जो सपोर्ट किया था वो निगो दिम दिम को किया था, जो अनपॉपुलर, इसलिए अमेरिका की थोड़ी छाप खराब हो गई थी वहां पे। और एक चीज कि वियतनामी लोग जो थे वो कब के लड़ रहे थे, ना तो उनको फ्रांस चाहिए था, ना तो उनको जापान चाहिए था, ना तो उनको अमेरिका का इन्फ्लुएंस चाहिए था, उनको बस वियतनामी कल्चर चाहिए। कॉन्स्टेंट लिबरेशन फाइटिंग से मनोबल बढ़ गया था वियतनामी लोगों का, फाइटिंग स्पिरिट। और एजेंट ऑरेंज फेंकने के कारण अमेरिका का नाम काफी खराब हुआ था कि अमेरिका हमेशा डेमोक्रेसी वगैरह की भले ही बात करे लेकिन करता तो है यहाँ पे ठीक है खराब चीजें ही है, एटम बम फेंक दिया, एजेंट ऑरेंज फेंक दिया, क्लियर। इसलिए फिर फाइनली अमेरिका ने क्या किया, अपना हाथ जो है वो साउथ वियतनाम से बाहर निकाला, और फाइनली साउथ वियतनाम किसके साथ यूनाइट हुआ, नॉर्थ वियतनाम के साथ। और आज आप देख रहे हो पूरा वियतनाम। तो अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने एक अच्छा स्टेप ले लिया, निक्सन नाम के, जिसको अपने कहते हैं निक्सन डॉक्ट्राइन। इन्होंने फाइनली कहा कि हाँ भाई अब से हम वियतनाम में ज्यादा इंटरफियर नहीं करें, क्योंकि वियतनाम इंटरफियर करने में तो हमारी आर्मी मर रही है। और ये पहली चीज थी जहां पे अमेरिका का ईगो तोड़ा था वियतनाम, क्लियर। तो यहाँ अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपको पूरा पूछ भी सकते हैं कि पूरे रीजन समझाइए वियतनामी वॉर के, क्लियर। आपको ये भी पूछ सकते क्यों अमेरिका लॉस्ट हुआ था, तो आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखना है। सो थैंक यू।